नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत करता हूं। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है मनीष वत्स जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार में अब चुनाव प्रचार और चुनाव की चर्चाएं तमाम तरीके की गर्मियां पकड़ती जा रही हैं और इसके बीच में तमाम गठबंधन हो रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जीतन राम मांझी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी और इसका सबसे पहला विरोध भाजपा में हुआ था। उनके जो एक पूर्व सांसद हैं और इसी समाज के नेता है हरि मांझी जी, उन्होंने इसका विरोध जताया था और अब जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी में इसका विरोध शुरू हो गया है। उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस जीतन राम मांझी के इस निर्णय का विरोध किया है। तमाम बातें पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मनीष जी, आप हमें बताएं कि सोशल मीडिया पर क्या खबरें हैं गर्म। अभी सोशल मीडिया पर खबर देखी जाए तो चर्चा यही चल रही है कि किस दल को कितनी सीटें मिलेगी, कौन किसी महागठबंधन में कौन किस गठबंधन कितनी सीटें लेकर लड़ेगा। अभी सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पे जोरदार हमला बोला है। इसके पीछे राजद की एक नेत्री समता देवी जो कि विधायिका है बाराचट्टी से, वो लालू यादव से मिलने रांची गई थी तो उनको झारखंड में होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसके कारण भाजपा और जेडीयू वालों ने इन पे सवाल उठाया है कि किस तरह से एक दलित महिला विधायक को क्वारंटीन किया गया, जबकि अभी हाल में ही कांग्रेस के अखिलेश सिंह और राजद के तमाम बड़े नेता, इवन कि राजद के तेज प्रताप यादव भी लालू यादव से मिल के आए तो उनको क्वारंटीन नहीं किया गया, जबकि एक दलित महिला विधायक को क्वारंटीन किया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसमें तमाम विपक्षी दल जेडीयू भाजपा इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुशील मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा है कि राजद के शासन में हमेशा दलितों का अपमान हुआ है। राजद के शासन में ही 118 से ज्यादा नरसंहार हुए हैं। दलितों को मुखिया सरपंच बनने का मौका नहीं दिया गया। दलितों के विकास में राजद ने हमेशा बाधा पहुंचाई है। वहीं राबड़ी देवी ने भी बोला है। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके लिखा है, कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, आज भी उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से प्रदेश में महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार, परीक्षा में धांधली, बलात्कार बढ़ रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती, वो लजाते क्यों नहीं है, वो अपने ब्लॉक थानों में वो जाकर देखते क्यों नहीं कि आखिर किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके अलावा चर्चा यह है कि राजद महागठबंधन में राजद सबसे बड़े दल के रूप में लगभग 145 से 50 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। ये लगभग तय हो गया है। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज तो आया नहीं है, लेकिन ये लगभग तय हो गया है। कांग्रेस 50 से 55 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को 20 से 25 सीट मिलेंगे। मुकेश सहनी को 10 से कम सीटों मिलने का अनुमान है और इसके अलावा वाम दलों को भी सीटें मिलेंगी। दूसरी ओर लोजपा की 7 सितंबर की संसदीय दल की बैठक है। लोजपा अंदाजा लगा रही है कि और लोजपा की मांग भी है कि वो कम से कम 36 सीट और मैक्सिमम 42 सीट पर एनडीए में उसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। हालांकि चर्चा यह भी चल रही है कि लोजपा जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जब से जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बने हैं तब से लोजपा के तेवर थोड़े ज्यादा गर्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल अनीता जी, जिस प्रकार से अभी आरजेडी में तो जो माहौल है सो माहौल है, लेकिन एनडीए के अंदर भी अभी सब कुछ ठीक नहीं है और जीतन राम मांझी के इस तरीके से आने का क्या फायदा होगा जब उनकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, भाजपा भी विरोध कर रही है और लोकसभा भी जो है ये भी विरोध में है और इसके विरोध में वो ऐसे दावे भी कर रही है कि वो जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो इस गठबंधन का क्या औचित्य रहेगा? एक और दूसरा ये कि जीतन राम मांझी
के आने से फिर लाभ ज्यादा होगा गठबंधन को या हानि होगी? देखिए, जीतन राम मांझी जो है वो जेडीयू में शामिल हुए हैं और जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है वो भाजपा और लोजपा की तरफ से किया जा रहा है। भाजपा में जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वो भी एक मांझी है, उन्हीं के समुदाय के व्यक्ति हैं। और लोजपा क्योंकि खुद दलितों की पार्टी है इसलिए उनको लग रहा है कि एक जब ऑलरेडी दलित है तो फिर जीतन राम मांझी को क्यों। लेकिन एक तो जेडीयू में अगर कोई शामिल हो रहा है तो उसपे बीजेपी की जो हाईकमांड हैं और बाकी लोग हैं वो उस पे कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है कि अपनी पार्टी में अगर वो चाहते, उनको लगता है कि ये कैंडिडेट जो है वो उनके लिए फ्रूटफुल है तो वो शामिल करवा सकते हैं। जेडीयू में अभी तक उनको जो है अपोज नहीं किया गया है। जो बीजेपी से अपोज कर रहे हैं वो एक एमएलए हैं जो मांझी समुदाय से ही आते हैं और वो उनका अपोज कर रहे हैं। बाकी कहीं से भी उनके विरोध के स्वर नहीं उभर रहे हैं। और लोजपा क्योंकि अपने आप को वो लोजपा कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जो है वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हैं और चिराग पासवान को इस तरह से बिहार में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनको अपने आगे और कुछ नहीं सूझ रहा है, जिसकी वजह से लगातार वो जो है जेडीयू है उस पे आक्रामक हो रहे हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नेगोशिएशन टेबल पे अपर हैंड में रहना चाहते हैं और हर हाल में वो जेडीयू के कॉम्पिटिटिव बन के आना चाहते हैं ताकि जब अगली बारी आए कभी तो लोजपा एक सर्वसम्मति के साथ एक बड़े दल के रूप में उभरे और चिराग पासवान को इसका फायदा हो। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू भी जो है वो बैकवर्ड की पार्टी है। जो नीतीश कुमार है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और ये लोग जो है अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में अगर इस तरह की राड़ मची रहेगी पूरे चुनाव के दौरान और एनडीए में ये घर्षण जो है गाहे बेगाहे देखने को मिलता रहेगा तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियां हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसका फायदा उस कैंडिडेट को तो जरूर मिल सकता है जहां पे ये रगड़ ज्यादा नजर आएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि महागठबंधन की जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी, जेडीयू और लोजपा, ये तीनों आपस में बैठ के एक सामंजस्य बैठाएं क्योंकि ये तय हो चुका है कि चुनाव तय समय पे होगा, चुनाव आयोग की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। अब बस डेट अनाउंस होने बाकी हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे अगर ये रगड़ दिखता जाएगा और तीखा होता जाएगा तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए ये काल साबित हो सकता है। इसलिए एक सलाह है कि ये तीनों पार्टियां बैठ जाए। अगर बीजेपी क्योंकि बड़े पार्टी के बड़े भाई के रूप में अपना रोल अदा कर रही है तो बीजेपी बैठ जाए, हाईकमान के साथ बैठ जाए, उनके नेतृत्व के साथ बैठ जाए, जो बिहार के उच्च नेतृत्व हैं और केंद्र के उच्च नेतृत्व हैं उनके साथ बैठकर इन तीनों पार्टियों के सुप्रीमो के साथ बैठकर एक सामंजस्य स्थापित करे और ऐसा लगे कि जब ये तीनों चुनावी मैदान में जा रहे हैं तो एक लय के साथ, एक सुर के साथ और एक ताल के साथ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इससे पहले रवि जी मैं आपके पास आऊं, मनीष मैं ये जानना चाहता हूं कि स्थानीय स्तर पर ये जो एक पूरा चल रहा है, जिस प्रकार से गठबंधन चल रहा है, तो जनता का मिजाज कैसा है? वो जेडीयू को समर्थन क्या माहौल दिख रहा है आपको? लोकल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पे क्या जनता का समर्थन दिख रहा है आपको? हाँ जी, अभी मेरी कई लोगों से चर्चा हो रही थी, कल भी और परसों भी मैं कई लोगों से मिला। एक चीज मुझे समझ में आ रहा है कि जो भाजपा समर्थित लोग हैं, जो भाजपा को समर्थन करते हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू से और नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। कई लोगों से बात हुई तो यही कह रहे थे कि अगर कैंडिडेट हमारे यहाँ बदल जाए तो एक बार जेडीयू को हम समर्थन करने की बात करेंगे। अब बाकी हमारे यहाँ जो चर्चा है उस आधार पे पुराने कैंडिडेट पे लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। खास करके जो भाजपा वाले हैं वो सीधे कह रहे हैं कि हम अगर जेडीयू का कैंडिडेट यहाँ से आता है तो हम जेडीयू को वोट नहीं करके किसी थर्ड पार्टी को वोट कर देंगे या हम नोटा दबाएंगे। ये सिर्फ नवादा की स्थिति, मैं अब नवादा में हूँ तो नवादा की स्थिति नहीं है, कई जगहों पर ऐसी चर्चा, पटना में भी कई लोगों से मेरी बात हुई, तो लोगों का यही कहना है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी है
कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर अकेले चुनाव लड़ती इस बार तो ज्यादा बेहतर होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में गठबंधन होने के बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जनता बिल्कुल सही सोच रही है और जनता हर चुनाव से पहले बिल्कुल सही सोचती है, और जो जनादेश जो भी निकल के आता है वो जनता का ही आदेश होता है, अंतिम आदेश होता है। तो लेकिन मुझे जो लगता है कि अभी जो सोच है वो मुतफर्रिक यानी फुटकर जो सोच है वो बड़ी ईमानदार किस्म की, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत तात्कालिक किस्म की अभिव्यक्ति वाली सोच होती है। और जब वो व्यक्ति चुनाव जिस दिन होता है उससे कुछ पहले जब घर परिवार में, समाज में, मोहल्ले में विचार विमर्श होता है तो वो सोच थोड़ी सी दूसरी तरह की सोच होती है, अभी व्यक्तिगत सोच होती है। और जब चुनाव बिल्कुल करीब हो जाता है तो एक प्रतिबद्ध किस्म की सोच होती है। प्रतिबद्धता वैयक्तिक स्तर पर भी हो सकती है, और आपके परिवार के मुखिया की क्या सोच है, बहुत बार इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ विकास के कुछ काम हो गए हैं तो उस आधार पर भी आप, ठीक है कि आप ये मान लेते हैं कि ठीक है बाढ़ की स्थिति वहाँ बहुत खराब रही होगी, लेकिन हमारे मोहल्ले में तो ये समस्या थी और बहुत दिनों से समस्या थी। तो ये जो कंसोलिडेटेड एक सोच जो बनती है वोट डालने से कुछ घंटे, कुछ 24, 25, 36 घंटे पहले, वो सोच और आजकल की जो सोच है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क हुआ करता है। दूसरी चीज, एक हम ये जानते ही हैं कि नोटा का विकल्प आजकल है ही, और नोटा में हम ये देख भी रहे हैं कि लगातार चाहे वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हों, चाहे वो अब बिहार के इलेक्शंस हों, नोटा के जो वोट, नोटा का जो बटन है वो लगातार उसकी संख्या में इजाफा हो रहा है। यानी नोटा का मतलब क्या हुआ? नोटा का मतलब ये हुआ कि जो वोटर है उसको कोई भी उम्मीदवार इस लायक नहीं लगता है कि जिसको जिता करके जिसको वो वोट देना चाहे। जिताना अलग बात है, मेरा व्यक्तिगत वोट से हो सकता है कोई हार जीत ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उम्मीदवार विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए, तो मैं एक नोटा का बटन दबा देता हूं। तो जाहिर है कि जिस तरह से नोटा के बटन दबाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो साफ है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि वो अलग बात है कितने उम्मीदवार जीतते हैं, बहुमत किसे मिलता है। सवाल यह है कि एक एक उम्मीदवार ऐसा क्यों ना उतारा जाए जिसके 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 लिए नोटा का बटन दबाने वालों की संख्या बहुत कम हो। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उम्मीदवारों के चयन में और 15 साल की इनकम्बेंसी को देखते हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 15 साल से आप सत्ता में हैं, और एक स्वाभाविक इनकम्बेंसी, एक ह्यूमन नेचर है, एक स्वभाव है कि आदमी, आप 5 साल अच्छा काम करते हैं, फिर अगले साल और ज्यादा अपेक्षा हो जाती है, फिर एक बार और अगर आप सत्ता में आते हैं तो और ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं, और फिर कोरोना जैसा एक काला टीका एन मौके पे, बहुत चेहरा अगर आपका गोरा है और आधे चेहरे पे काला टीका लग जाए और एक चौथाई चेहरे पे बाढ़ का पानी फैल जाए, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे में इनकम्बेंसी को देखते हुए, उम्मीदवारों के जो वाकई में जो विधानसभा क्षेत्रों में जिनके प्रदर्शन को देखते हुए, अगर इस बार चयन उम्मीदवारों का सही नहीं हुआ सत्ता पक्ष की ओर से, तो वाकई उनको एक स्वाभाविक जो नुकसान है वो होगा। एक चीज और है, अभी सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि जो जनता को चुनना है कि विकास जो पिछले 15 साल के अंदर जो सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा वो, या जो भ्रष्टाचार और वंशवाद का जो गठबंधन है उसके बीच में से उन्हें चुनना है। अनीता जी, आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे इस बार के चुनावों में कोई कमाल दिखाएंगे? क्योंकि अभी तक ये देखने में नहीं आ रहा है बिहार चुनाव में कि राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा हो। हम लोग सोच रहे हैं कि देशभक्ति जो चाइना के खिलाफ जिस प्रकार से भारतीय फौज अभी उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, और अभी उन्होंने 1962 में जो जगह चाइना ने उनसे छीनी थी अब उस पर वापस कब्जा कर दिया, इस तरीके की बातें अभी बिहार चुनाव में नहीं दिख रही। तो आपको क्या लग रहा है, बिहार चुनाव में बिल्कुल स्थानीय मुद्दे रहेंगे, कोरोना, बाढ़, इस तरीके के, या विकास या गली मोहल्ले के विषय रहेंगे, या
आने वाले समय में राष्ट्रीय मुद्दे भी कुछ माहौल बदलेंगे? देखिए, कोरोना स्थानीय मुद्दा नहीं है, कोरोना वैश्विक महामारी है और उस वैश्विक महामारी के चपेट में बिहार भी है। तो ये जो मुद्दा है वो तो रहेगा ही, क्योंकि अगर लोग असुविधाओं के साथ वहां चल रहे होंगे तो उनको ये कहीं ना कहीं उनके लिए ये परेशानी का सबब बन रहा होगा और सरकार से उनकी उम्मीदें अगर टूट रही होंगी तो सरकार को वोट के रूप में इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि राम मंदिर और जो सरहद की जो कहानियां हैं वो बिहार के लोगों को प्रभावित नहीं। राम मंदिर तो बन चुका है और बिहार क्या पूरे देश में बिहार उससे अछूता नहीं है। जब राम सबके घट घट में बसते हैं, मन में बसते हैं, और राम के बिना जीवन जो है वो आगे बढ़ना मुश्किल है। ये हर व्यक्ति, हर सनातनी जानता है, जो भी सनातन धर्म को बिलोंग करता है। तो बिहार भी उसी सनातन धर्म को बिलोंग करता है और ऐसे में भले ये मुद्दा हवाओं में नहीं लहरा रही है, फिजाओं में नहीं उसको अपनी रंगत छोड़ रही है, लेकिन दिल में बसा हुआ है और ये मुद्दा जरूर वोट के रूप में कन्वर्ट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात 370 भी, क्योंकि ये सारे जो मुद्दे थे वो ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के इमेजिनेशन नहीं होता था किसी सनातनी को, किसी इंडियंस को, कि वो जो आर्यंस हो हैं उनको ये बिलीव नहीं होता था कि ये मुद्दे कभी सुलझ भी पाएंगे। लेकिन ऐसे चुटकियों में ये मुद्दे सुलझ गए और ना कहीं हंगामा हुआ, ना कहीं दंगा हुआ। तो ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझे तो लोगों के दिल को बहुत सुकून पहुंचाया। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब सीए लागू करने को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो बिहार में सीधी कमान संभाले कन्हैया कुमार हर शहर हर जगह घूम रहे थे और लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि सरकार जो है जन विरोधी है। लेकिन वहां पे जिस गांव में गए, जिस बस्ती में वो गए, वहां से वो भगा दिए गए और ऐसे वैसे नहीं भगाए गए। कई जगहों पे उनकी पिटाई भी हुई कि तुम जाओ यहाँ से, हम सीए का अपोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई अपोज नहीं कर रहा है। आप हर जगह सीए का अपोज देख रहे होंगे, लेकिन बिहार में कहीं एक बार भी कोई इस तरह की घटना नहीं आ रही हो कि लोग धरने पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे देश से सीए जो एक कानून आया है उसको हटा दिया जाए। ऐसा प्रदर्शन बिहार में नहीं देखने को। सर्वसहमति के साथ वहां पे लोगों ने एक्सेप्ट किया। जो भी वहां पे हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कम से कम वहां का सौहार्द नहीं बिगाड़े, भले वो दिल्ली में आके इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहां की प्रशासन जो है इस चीज को संभालने में कामयाब रहेगी कि कोई भी दंगा फसाद, कोई भी तरह का जो हिंसक विरोध है वो बिहार में नहीं हुआ। जो राम मंदिर है, राम मंदिर को लेकर के बिहार कैसे नहीं, जनकपुरी जो सीता मैया की नगरी वो बिहार में, मिथिला पूरा बिहार में, और जहाँ पे राम की जो शिक्षा भूमि है, जिसको कर्म भूमि भी कह सकते हैं, जहां से उन्होंने अपने मानवता की राह पे चलते हुए पहला कर्म युद्ध वहां से लड़ा था, वो बक्सर बिहार में है। तो ये दोनों जगह बिहार में कहते हैं कि बरभाग जो हम मिथिलांचल की बेटी हुए या मिथिला से बिलोंग करते हैं। तो वहां पे इस तरह से राम शादी ब्याह के गानों में राम और सीता के बिना शादी ब्याह का गाना जो है, गीत जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। हर बात पे राम और सीता का और इन्हीं का एग्जाम्पल देती है। ये मंदिर का मुद्दा वहां क्योंकि वो दिल में बसा हुआ है इसलिए हवाओं में नहीं लहराता है, वहां पे झंडे नहीं लहराते, वहां पे प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन वो दिल में जो मुद्दा है वो घर कर जाता है। लेकिन जो कोरोना और बाढ़ है और जो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट नीतीश कुमार है, वो उसको किस तरह से बीजेपी जो है और जेडीयू और बाकी गठबंधन की पार्टियां अपने रगड़ को कम करते हुए, अपने रिफ्रैक्शन को कम करते हुए, इसको एकजुटता के साथ स्मूथली चुनाव के मैदान में उतरे ताकि एक गुड मैसेज जाए, स्ट्रॉन्ग मैसेज आए, यूनिटी दिखाई दे, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यहाँ पे पार्टियों को काम करने की जरूरत है। आप लेकिन रवि जी, जिस प्रकार से सीए, एनआरसी और एनपीआर का जो मुद्दा है वो अब बाहरी बनाम देश नहीं रह गया। जो पीछे देखने में आया कि जिस प्रकार से इसका शाहीन बाग और दिल्ली वगैरह में विरोध हुआ, हालांकि बिहार में उस तरीके से वो मुद्दा नहीं बना, लेकिन दिल्ली में उसके बाद दंगे हुए, अभी बेंगलोर में दंगे। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को एकजुट करने के लिए
कहीं ना कहीं 370, 3 तलाक, 35 से और उसके साथ ये जो एनआरसी सीए, इसका जो डर दिखाया जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। शायद वो हवा में वैसे ना दिखे, लेकिन वो एक मुद्दा हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां इसी आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास हर चुनाव में करती हैं, वे तो जरूर ही करेंगी। अब जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो करीब 50 सीट पे हम इस बार सुन रहे हैं कि अपने उम्मीदवार उतारने का करीब करीब मन बना चुकी है। हो सकता है कुछ ज्यादा सीटें हों। तो उनकी जो बिहार में जो राजनीति है उसका आधार तो केवल एकमात्र यही सोच हो सकती है। बिहार में उस पार्टी ने कोई जमीनी स्तर पर काम किया हो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अगर किया हो तो मैं नहीं जानता। लेकिन पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में असदुद्दीन ओवैसी जब से उनकी पार्टी खड़ी हुई है तब से मुझे नहीं लगता कि बिहार में उसने कोई बहुत जमीनी स्तर पर ठोस काम किया हो। लेकिन अगर वे 2020 के चुनाव में 50 उम्मीदवार या उससे ज्यादा उम्मीदवार उतारने का मन बना रहे हैं और जाहिर है कि चुनाव लड़ने में बहुत सारा पैसा, बहुत सारे संसाधन भी खर्च होते हैं, उसके बावजूद अगर वे एक आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से हट के बिहार में इतनी दूर अगर अपना जो अंकुश है वो गाड़ने के चक्कर में हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि उनको लगता है या कि जो मुस्लिम मतदाता है उसको जो रिएक्शन, देखिए न्यूटन का एक नियम है कि जहां क्रिया होती है उसके उलट उतनी ही प्रतिक्रिया उसी मात्रा में होती है। तो हो सकता है कि उनके असदुद्दीन ओवैसी जैसी सोच रखने वाले जो नेता हैं उनके मन में एक विचार पनपा हो कि 370, 35A, राम मंदिर, 3 तलाक, इसके जवाब में एक मुस्लिम समाज में बराबर की प्रतिक्रिया हो सकती है जिसका सियासी फायदा वे उठा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अंततः ऐसी सोच रखने वाली जो सियासी पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चोट और बहुत बड़ा भ्रम साबित होगा। भारतीय मुसलमान ऐसा नहीं है कि सभी अभी उसी दकियानुसी मोड में है। शिक्षा का स्तर भी मुस्लिम समाज में बढ़ता जा रहा है, जागरूकता का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तो जो पॉलिटिकल संकुचन की जो मानसिकता है उसको जवाब करारा जरूर मिलेगा। और 2014 के चुनाव में हमने देखा कि मोदी बाकायदा एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव प्रचार में थे। और उस समय मुस्लिम मतदाताओं ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जितना समर्थन बीजेपी को दिया, लीग से हट के दिया, तो इस बार तो बहुत सारा काम हुआ है। 2014 में तो कोई काम एनडीए सरकार का उदाहरण कोई सामने नहीं था, केवल मोदी का चेहरा सामने था। अब तो एक पूरा कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का इतना सारा समय और इतना जो काम हुआ है वो सारे समाज के, सारे देश के सभी समाजों के सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वे आरजेडी का जो मूल मंत्र है मुस्लिम और यादव, वो पूरी तरह से कारगर साबित होगा, चाहे वो कांग्रेस, चूंकि हमने देखा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस के ही मुस्लिम कैंडिडेट अगर प्रतिशत की बात करें तो ज्यादा उम्मीदवार जीत के आए थे। तो इस बार मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण उस आधार पर तो नहीं होगा जो पारंपरिक आधार कमोबेश कहा जाता रहा है। जी बिल्कुल। अभी क्योंकि बिल्कुल शुरुआती दौर है, इसलिए अभी जैसे जैसे वक्त और निकलेगा, चुनाव के करीब पहुंचेंगे, चुनाव की अनाउंसमेंट होगी, तो शायद मुद्दे जो है फिर और स्पष्ट होकर सामने है कि राजनीतिक दल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि आरोप प्रत्यारोप 15 साल बनाम 15 साल की ही लड़ाई दिखाई दे रही है मोटे तौर से। बिहार अपडेट में आज की चर्चा में बस इतना ही। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, रवि जी आपका भी धन्यवाद, अनीता जी आपका भी धन्यवाद, मनीष जी आपका भी धन्यवाद। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल करें अपनी बात, अपनी राय, अपनी समस्याएं biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।